एक बार की बात है कि हम दादी जी को अन्य स्थानों पर कई सेवा केंद्रों पर दादी जी को निमंत्रण मिलते थे और दादी जी बहुत प्यार से उन्हें स्वीकार भी करते थे। और दादी जी को जब भी मैं कहती थी दादी जी आज यहाँ आपको प्रोग्राम है, बाबा का प्रोग्राम आया है, चलेंगे? कहा बाबा जहाँ ले जाए, बाबा जो कहे वो दादी जरूर करेगी, क्योंकि ड्रामा का पार्ट दादी जी को बहुत अच्छे से था। दादी पहले ड्रामा में नूंद है तो बाबा लेके जाएंगे। दादी जी ये शब्द कर करके मुझे प्रोग्राम बनाने की छुट्टी देते थे। मैं दादी जी को तारीख नोट कराती थी कि इस तारीख में यहाँ जाएंगे। तो उससे एक बार की बात है कि हम चेन्नई विशाखापट्टनम के लिए गए। बहुत लंबा टूर था हमारा, काफ़ी बड़े बड़े स्थानों पर गए। तो उसमें से था एक विशाखापट्टनम जी, वहाँ पर हम गए और वहाँ पर हम 4 दिन रुके। अन्य स्थानों पर उद्घाटन, काफ़ी सेरेमनी प्रोग्राम रहे, बहुत अच्छे से हुआ। हम जब रिटर्न आने लगे तो हमारे पास में थोड़ा अधिक सामान हो गया था, क्योंकि सेंटर से भी काफ़ी सौगातें मिली और भाई बहनों ने भी दिए थे। तो हमें ऐसा लगा कि ज़्यादा सामान हो रहा है तो यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन पास में दीदी थी तो दीदी ने कहा आप ये सामान सब ले लीजिए, कोई बात नहीं, जब अगर फ्लाइट में अगर चढ़ सकता है तो लेके जाइए। तो हमने कहा दीदी शायद हमें लगता है कि इतना सामान नहीं आ पाएगा। तो भाई ने कहा कि मैनेजर को मैं जानता हूँ दीदी, आप ले लीजिए। तो हमने तुरंत ले लिया और हम चल पड़े। तो जैसे वहाँ पर गए तो हम देखा तो हमारा सामान 35 kg, अरे बाप रे, ज़्यादा हो गया। अच्छा। हमें लग भी रहा था क्योंकि इतना टूर करते हैं तो हमें खुद भी अंदाजा तो आ ही जाते हैं। लेकिन उनका था कि नहीं आप ले लीजिए, तो हमने ले लिया। 35 kg जब सामान ज़्यादा हुआ तो उन्होंने कहा कि आप दीदी ऐसा कीजिए 16,000 रुपये दे दीजिए, हम आपका सारा सामान ट्रांसफ़र हो जाएगा। अरे बाप रे। तो हमने कहा भाई जी हम आश्रम पर रहते हैं और यज्ञ बाबा का है और यज्ञ बाबा के घर में रहेगी, कोई हर्जा नहीं, इतना ज़रूरी नहीं कि हम इन्हें लेकर के ही जाए। तो कोई बात नहीं, आप 10,000 दे दीजिए। हमने कहा भाई जी कोई बात नहीं, हम आश्रम पर वापस रिटर्न भेज देंगे, अगली बार जब कोई आएंगे तो ले आएंगे, या अगर बाबा के घर रहा भी तो हमारा अच्छा ही है क्योंकि अपना ही घर है। तो ऐसे करते वहाँ से चल पड़े। जैसे हम जाने लगे एयरपोर्ट के नज़दीक नज़दीक हम पहुँचे और एयरपोर्ट पर तो बस लगभग पहुँच ही चुके थे। तो वहाँ से ही हमको अनाउंसमेंट आवाज आई कि अभी फ़्लाइट को कुछ कारणों से 1 घंटा लेट है। तो जब दीदी ने सुना तो दीदी को लगा कि अब 1 घंटा लेट है फ़्लाइट, लेकिन अब क्या कर सकते, दादी जी को हम अगर रिटर्न लेके जाते हैं तो समय पर हम पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए कहा दादी जी हम यहीं पर वेटिंग रूम है वहाँ चले जाएंगे। तो दीदी और वहाँ से बात किया मैनेजर से और दादी जी के लिए बहुत अच्छा सिटिंग रूम अरेंजमेंट करके दादी जी को हम वहाँ बिठाए थे। तो एक समर्पित भाई थे बहुत पुराने, उनको ऐसे बैठे बैठे संकल्प आया और हम भी दादी जी के साथ ऐसे ज्ञान के रोहयान कर रहे थे। तो कहा कि यहाँ पर है ना बहुत अच्छे पोस्ट पोजीशन पर बड़े बड़े साहब भी रहते हैं, सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं और मैं उनको कुछ जानता हूँ, जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो हम देने आते हैं, तो क्यों ना हम उनसे मिलाया जाए दादी जी से। तो हमने कहा जरूर मिलाइए। तो दादी जी ने कहा कि आप तो कहती हो कि लेके आइए, पर तुम्हारे पास क्या है देने के लिए। तो हमने कहा दादी आपके हाथ की टोली है, वरदान है, एप्पल है। बोले बस और इतना है, कुछ नहीं है। मैंने कहा दी दादी जी और भी है। तो हम दादी जी के साथ जहाँ भी जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट रखते थे, जैसे लॉकेट रखते थे या किचन रखते थे, पेन, डायरी या बहुत सारी चीज़ें ऐसी गिफ्ट वैरायटी थैले में बैग में हमेशा ही रखे जाते थे। दादी जी ने कहा पहले आप सामग्री को एकत्रित करो फिर सभी को बुलाना। तो मैं सभी चीज़ें दादी जी के पास टेबल पर लाके रखा। फिर वो भाई जी एक एक बड़े बड़े जो पोस्ट पर अपने सर्विस कर रहे थे, जॉब करते थे, उन सभी को एक एक को लेकर के आए और एक एक को दादी जी से हर कोई आता था, दादी जी को प्रणाम करता था, पैर छूते थे और दादी जी अपने हाथों से उन्हें टोली, वरदान, एप्पल और वो गिफ्ट देते थे। ऐसे कम से कम दादी ने 30-40 लोगों को, भाई बहनों को उनको दिया दादी जी। और वो सभी आकर के खड़े हो जाते थे और बहुत प्यार से दादी जी को मुस्कुरा के, और दादी जी भी बड़े प्यार से उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते, जैसे दादी जी को वो करते, दादी भी सब उनके साथ ऐसे ही मिलते थे और दादी जी को देख के उनको बड़ी खुशी होती थी। और दादी जी कहती थी ये हमारे भाई बहने हैं, तो उनको बड़ा अपनापन फीलिंग होता था। ऐसे करके सभी चले गए। तो जब बाद में मैनेजर हम मिलना पूरा हो गया, बाद में मैनेजर भाई लास्ट में आए और दादी जी के पास आकर ऐसे बैठ गए और कहने लगे दादी जी
आपको देखकर मुझे अपना इष्ट याद आ रहा है, आप तो मेरे लिए भगवान के रूप में आए हो। और दादी जी के आगे बैठ गए और हाथ जोड़ के उनकी आंखों से ऐसे आंसू आने लगे। तो मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ बैठिए, आप चेयर पर, आप इतने बड़े व्यक्ति, आप नीचे कैसे? तो कहा दादी जी के चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि दादी जी ने मुझे सिर पर हाथ घुमाया, मुझे अपने हाथों से टोली खिलाया, इतनी अच्छी सौगात दिया। मुझे ऐसा लगता है कि दादी जी मेरे लिए महान भगवान के रूप में, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कोई सेवा दीजिए। तो हमने कहा सबसे पहली सेवा तो यही है कि आप आश्रम पर जाते जाइए। आप यहाँ जो आश्रम है हमारा ब्रह्मा कुमारी आश्रम, वहाँ समय निकाल करके जब भी आपको आधा घंटा या 10 मिनट भी समय मिले तो आप जाइए। और कहा दादी जी से हमारा मिलना फिर कब होगा, पुनः कब मिल सकते हैं? तो हमने कहा माउंट आबू हमारा मुख्यालय है, दादी जी वहीं रहते हैं, आप वहाँ पर आइए, दादी जी से जरूर मिलिए, आपका वेलकम। और मैंने बाबा का लेसन उनको देना शुरू किया। कब मुझे अभी कोई सेवा करना हो तो कुछ दीजिए, वो बैग वगैरह का आपका सामान कुछ रखना हो, और कोई सेवा हो। तो हमने कहा नहीं कोई बात नहीं। फिर किसी भाई से पता चला उनको कि इनका सामान थोड़ा अधिक ज़्यादा है, तो कहा आपका सामान मैंने सुना है ज़्यादा है, तो वो सेवा मैं अभी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा नहीं कोई हर्जा नहीं, आप सेंटर पर जाते रहिए, हाँ सबसे बड़ी सेवा तो यही है। कहा नहीं, आपका जो सामान है वो सामान मैं फ्लाइट में चढ़ा सकता हूँ। वो गए और उन्होंने गाड़ी के पास जो हमारा सामान ऐसे रखा हुआ था साइड में, वो लेकर के उन्होंने फ्लाइट में रखा और बड़े प्यार से कहने लगे और सौभाग्य मुझे जो सेवा का अवसर मिला। तो तब मुझे असंभव हुआ, जो दादी गंभीरता की देवी है, इतनी गंभीरता से बात भी नहीं करती, मुस्कुरा के मिलती रहती है, तो वो टोली खा करके दादी की दृष्टि लेकर के इतना परिवर्तन हो गया कि असंभव था। 35 केजी वेट सामान जाना तो इतना आसान नहीं था, लेकिन असंभव को संभव कर दिखाया। तो ये दादी जी की मीठी हाथ की टोली और उनकी दृष्टि और उनके प्यार भरी मुस्कुराहट से ही चमत्कार होते थे। जी 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 जी। दादी की अगर जिम्मेवारियों की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दादी निभा रहे थे, जैसे कि पूरा फाइनेंस देख रहे थे और एडिशनल चीफ भी थे ब्रह्मा कुमारीज के। तो ऐसे इसमें जो थोड़ा सा हमें अपने अंदर एक मान आ जाता है कि मैं इतना देख रही हूँ, कर रही हूँ, तो थोड़ा स्वाभिमान भी आ जाता है। तो दादी इस चीज़ को कैसे बैलेंस करके चलते थे? दादी जी इस रूप में भी बड़े अपने आप को निर्माण होकर कार्य करते थे, कभी भी उनको किसी भी बात का अहम नहीं होता था। कि बाबा ने मुझे, दादी को सबसे बड़ा अहम एक होता था खुशी कि मैं बाबा के साथ चलती हूँ, बाबा मेरा हाथ पकड़ कर चलते और मैं बाबा के साथ ही चलती हूँ। दादी जी को बहुत खुशी और उमंग रहता था हमेशा। एक बार की बात है कि दादी जी एडिशनल चीफ बन चुके थे और दादी जी से मिलने के लिए कई आत्माएं सुबह से लेकर रात्रि तक आते रहते थे। तो हमारे उसी में से पानीपत से भारत भूषण भाई जी जो इंजीनियर हैं वो आए, पानीपत की दीदी आए थे, सरला दीदी जी, पूरे ग्रुप को लेकर के आए। तो जैसे दादी जी को देखा तो दादी जी ने उनको देख करके बहुत खुशी निर्माण किया कि वाह मेरा भाई आदि रतन आया है, मेरा लाडला बाबा का बच्चा आया है। ऐसे करते करते वो अंदर आए और दादी जी ने उनका वेलकम किया, आओ मेरा भाई आओ करके, और प्यार से सोफे पर बैठ, मैंने कहा आप भाई जी आइए, आप बैठिए सोफे पर। तो आके सोफे पर बैठे तो दादी जी ने कहा कि नहीं मेरा भाई है, ये बाबा का बच्चा है, तो मेरे पास आके बैठेगा। तो दादी जी के नज़दीक उनका सीट लगा दिया और वो बैठ गए। तो कहा दादी जी आपको देख करके तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी दादी कहाँ से कहाँ बाबा ने कितना ऊंची ऊंची पोस्ट पर बाबा ने बिठा दिया है, हमें तो आपकी पोस्ट पोजीशन इतना बड़ा कार्य आप कैसे संभाल रही है कि आप अकाउंट की हेड है, इतनी बड़ी संस्था की आप फाइनेंस मिनिस्टर है और आप अभी एडिशनल चीफ भी बन गए, तो कितनी खुशी की बात है, हमें कितना गर्व होता है कि हमारी दादियाँ कितना ऊंचे कार्य कर रही है। तो उन्होंने यही कहा कि दादी आपको एडिशनल चीफ की बहुत बहुत बधाई हो। तो दादी बड़े गौर से उनको देखते रहे और मुस्कुराते देखते रहे, अच्छा एडिशनल चीफ क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि दादी जी आपको नहीं पता, वह मुझे पता है। दादी क्या पता है? मैं बाबा की बच्ची हूँ, बाबा के साथ रहती हूँ, बाबा के शिक्षा को लेकर अपने जीवन में धारण करती हूँ और बाबा के अंग संग रहती हूँ और ब्रह्मा कुमारी हूँ। इससे बड़ी कोई पोस्ट होती है क्या? उनको ही सवाल किया। वो एकदम दादी जी को देख के हैरान हो गए कि दादी जी आपको इतना अब नशा नहीं कि आप एडिशनल चीफ है? बोले एडिशनल चीफ सबसे बड़ी
चीज नहीं है। जो मैं बाबा की बच्ची और ब्रह्मा कुमारी हूँ, इससे बड़ी कोई सबसे बड़ी चीज है। सबसे बड़ी पोस्ट तो यही होती कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। जी, तो वो देख के खुद भी हैरान हो गई और दादी जी को इतना नशा था कि मैं बाबा की बच्ची हूँ। दादी को कभी भी अहम भाव नहीं आया कि मैं एडिशनल संस्था की चीफ बनी हूँ। निरंकारी थी, इतना निर्माण और उपराम रहते थे दादी जी अपने कार्य में। ये बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि आजकल तो थोड़ा सा भी पद मिलता है हमको तो हम उछलने लगते हैं और उसका फायदा भी उठाते हैं जी। और दादी तो कम्प्लीटली सरेंडर थी। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ये भाव कैसे मतलब दादियों के अंदर ये आता होगा कि जो भी कर रहे हैं सिर्फ बाबा के लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तन मन धन कहते हैं ना, वो पूरा लगा दिया और सिर्फ बाबा ही याद है। दादी जी की एक बात विशेष आपको प्रेरणादायी मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जो दादी जी की विशेष प्रेरणा रही कि दादी जी की इतने बड़े अकाउंट के एडिशनल चीफ होते हुए, सब कुछ जिम्मेवारी संभालते हुए भी कभी भी 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्चा नहीं किया। एक बार की बात है कि जब भी उनके पास कोई भी चीज़ आए, चाहे 1 रुपया आ जाए चाहे लाखों आ जाए, लेकिन हर चीज़ जो बाबा की जगह में तुरंत सरेंडर करते थे। कभी नहीं सोचते थे कि मैं अभी थोड़ी देर रख देती हूँ फिर बाद में जाऊंगी। नहीं, दादी कम से कम ऑफिस में 8-10 चक्कर स्वयं खुद लगाते थे। कोई उनके साथ चले या न चले, उन्हें कोई परवाह नहीं। अपना बैग खुद उठाते थे और खुद ऑफिस जाके पहुँच जाते थे। दादी कभी सहारे की मोहताज नहीं थे और कोई कहते भी थे कि दादी हम आपकी मदद करते, तो दादी कहती थी ये भाग्य बाबा ने मुझे दिया है, तुम्हारे साथ करूंगी तो हिसाब किताब बन जाएगा मेरा। तो दादी जी इतना उमंग से कर करके बड़े मुस्कुराते, इतनी बारीक बारीक चीजों को भी वो ध्यान रखते थे कि कहीं कहीं कोई हिसाब किताब ना बन जाए। तो एक बार की बात है, दादी जी के पास में सेवा में थे और दादी जी के कार्य इतने, दादी जी मुरली पढ़ रहे थे तो मैं दादी जी के पास ऐसे ही बैठे थे। तो मुझे लगा दादी जी आज तो हम सब काम से फ्री हैं और कुछ विशेष कार्य करें, तो क्या करेंगे। मैंने कहा दादी जी आपके हम अलमारी थोड़ी साफ कर देंगे, थोड़े कपड़े ठीक से बोले सब ठीक ही है। फिर भी मुझे दिल हुई कि मैं कुछ और भी सेवा करूं एक्स्ट्रा, तो मैं करने लगी और करते करते मुझे 1 रुपया मिला। तो 1 रुपया मिला तो मैं दादी जी के साथ बहुत फ्रैंकली रहते थे हम लोग। तो दादी जी को मैंने कहा दादी जी आपकी अलमारी में तो मुझे खजाना मिला। तो खजाना तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी रखा ही नहीं। तो 1 रुपये का सिक्का था वो, 1 रुपये का सिक्का मैंने हाथ में लिया और दादी जी को मैंने कहा दादी मुझे 1 रुपया सिक्का मिला है आपके अलमारी में। तो दादी जी ने मेरे हाथों से बहुत प्यार से लिया, बड़े गहराई से उसको देख कर लगी ये हमारी अलमारी से मिला। मैंने कहा जी दादी जी यहीं से मिला। तो कहा ये रहा कैसे, मैंने कब रखा, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है और आपको मिला। दादी जी ने मेरे हाथों से तुरंत लिया और लेते हुए कहा कि अब भी मैं इसको ऑफिस में जमा करके आऊंगी। तो मैंने कहा दादी जी जब आप ऑफिस में जाएंगे तब। नहीं 1 रुपया मेरे पास रह कैसे गया। मुझे तो वंडरफुल लगती है ये बात कि बाबा की यज्ञ की कैसे मेरे पास प्रॉपर्टी रहेगी, ये तो 1 रुपया बहुत बड़ी चीज है। तो दादी ने तुरंत लिया और उठी, अपने डायरी पेन लेकर के, अपनी मुरली और डायरी पेन हाथ में रखते थे और ऑफिस के लिए चल पड़े। और ऑफिस में जाके कहती गोलक भाई को, गोलक देखो मेरे पास 1 रुपया मिला, कविता सफाई कर रही थी, ये कैसे रह गया मेरे पास में। तो उन्होंने भी कहा दादी जी कोई बात नहीं, आप बाद में जब भी आते देखिए, आप तुरंत इस काम को देने के लिए यहाँ तक आए। सो क्या बाबा का यज्ञ है, बाबा की भंडारी है, अमानत में कभी ख्यानात नहीं होना चाहिए। अपने प्रति क्यों हम 1 रुपया भी यूज करें, क्योंकि बाबा का यज्ञ है, बाबा का यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होना चाहिए, हम भी बाबा के बच्चे हैं। तो कभी भी दादी ने अपने पर्सनल कार्य के लिए कभी कोई चीज को यूज नहीं किया और ये नहीं समझा कि मेरा है। हर चीज ट्रस्टी होकर के संभाला और उसी भाव से अंत तक संभालते रहे। हमारे पास भी जब कोई भंडारी आती थी, दादी जी हमें तुरंत इशारा देती थी अभी ऑफिस चलना है, आपको अभी ऑफिस चलना है। तो दादी तुरंत ऑफिस लेके जाते थे हमें भी कम्प्लीटली। तो एक एक गुण, एक एक विशेषता ऐसी है कि हर एक चीज मतलब सीखने लायक है और प्रेरणादायक है। इतनी महान हस्ती के साथ आपको रहने का, उनके साथ उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो अगर उनके आखिरी समय की बात करें तो मैंने सुना है कि वो 94 के थे जब वो अव्यक्त हुए। तो उनकी स्थिति जो थी, आखिरी स्थिति, वो उसके बारे में कुछ बताइए। दादी जी की जो स्टेज थी बहुत ही उपराम रहती थी। दादी जी अपने देह के भान से भी परे हो चुके थे और उन्हें सिर्फ बाबा और बाबा की मुरली याद होती थी और बाबा की सेवा और कुछ भी याद नहीं होता था। दादी जी को अगर मान लीजिए हम कहेंगे कि दादी जी अभी आपको भोजन करना है, और दादी जी प्यार से भोजन भी कर लेते थे। भोजन करने के बाद पूछते थे दादी आपने भोजन किया, दादी ने कहा कभी किया,
मैंने तो भोजन किया ही नहीं। मतलब देह के भान से और देह के संबंधों से भी परे हो चुके थे, उन्हें देह में और कुछ भी याद नहीं होता था। मान लीजिए मैं अगर कहूँगी कि दादी जी आज प्रोग्राम में आज चलेंगे तो आपको ये ड्रेस पहना हो, बहुत अच्छे लगेंगे, या आपको स्वेटर पहना दूँ, तो कहेंगे ये बुद्धि इसमें मैं लगाऊंगी, ये तुम्हारा काम है, इसमें बुद्धि तुम लगाओ। इससे अच्छा कि मैं बाबा को याद करूँ। मैं बाबा से बुद्धि हटाकर मैं कपड़ों में कैसे बुद्धि लगा सकती हूँ, तो तुम क्या करेगी। तो दादी ऐसे रमणीकता से जवाब देते थे और अपने आप को समेट लेते थे। कभी भी दादी की बुद्धि देह में या देहधारी में या किसी वस्तु पदार्थ में नहीं जाती थी। एक बार की बात है, दादी जी को भोजन में दादी को तुरई की सब्जी मिली। तो तुरई की सब्जी देखा जाता तो बहुत कड़वी बनी थी। अच्छा। बहुत कड़वी सब्जी थी। तो सबने सब्जी वो खाई तो बहुत कड़वी लगी। और उस समय दादी प्रकाश मुनि जी अव्यक्त हो चुके थे, उन्हीं के दिन चल रहे थे। 25 अगस्त था, 25 अगस्त की तैयारी हो रही थी। तो मोनी दीदी और मुनि दीदी ने उनको कहा कि दादी जी अभी रात्रि के 8 बज रहे हैं, हम जरा व्यस्त हैं, तो आप भोजन कर लीजिए। वैसे हम सब साथ में ही खाते थे। तो दादी जी ने कहा कि नहीं, हम इंतजार करेंगे, साथ ही में खाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं दादी जी, आपकी दिनचर्या बहुत पक्की है और आप दिनचर्या पर तो एक्यूरेट रहते, तो आप खाना खा लीजिए और जल्दी विश्राम कर लीजिए। तो मैं दादी जी को डाइनिंग में हाथ पकड़ कर लेके गई और उन्होंने भोजन करना शुरू किया। तो जब भोजन कर लिया तो तुरई की सब्जी दी, तो दादी ने बहुत प्यार से खाई और खाने के बाद में भोजन जैसे करके उठी और आगे सोफे में सिटिंग रूम में बैठ गए। उस पश्चात हम सभी बैठे, मोनी दीदी और हम सब बैठे भोजन करने के लिए। तो हम सभी को सब्जी बहुत कड़वी लगी। तो हर कोई एक दूसरे को पूछने लगा ये सब्जी कैसी है। हर एक ने कहा कड़वी है। फिर दीदी ने कहा कि अब दादी को पूछ के, वो भाई जो परोस रहा था खाना, उनको कहा कि दादी जी ने सब्जी खाई है। उन्होंने कहा हाँ, दादी जी ने तो बहुत प्यार से पूरे 1 कटोरी सब्जी खाई है। तो हम दादी जी के पास सभी गए और पूछने लगे कि दादी जी आपने सब्जी खाई? सो क्या, मैंने तो खाई। दादी आपको कड़वी नहीं लगी? बोली बिल्कुल नहीं लगी। मैंने कहा क्यों, ये तो हम सबको कड़वी लग रही है। कहा अभी अभी वो भाई बाबा को भोग लगा करके गया और बाबा को भोग लगाया, उसके बाद मुझे भोजन दिया, तो मैंने तो सब्जी खाई। दादी क्यों? बाबा ने खाया, बाबा ने भोजन में स्वीकार किया तो बाबा को भी कड़वी लगी होगी, पर बाबा ने ये तो नहीं कहा कि ये मैं नहीं खाऊंगा, भोग लगाना नहीं आना। तो बाबा ने प्यार से खाया, तो बाबा जब खा सकता है तो हम भी खा सकते हैं। तो दादी जी ने पूरी सब्जी खा के निश्चिंत होके बैठे थे। तो उनके देह में भी इतना उपराम थे कि कड़वी सब्जी को भी उनको मीठी लगी और बाबा की इतनी प्यारी शक्ति मिली उनको कि हमको देखने के लिए आज हम महसूस करते हैं कि दादी जी इतनी उपराम थे कि देह के भान से भी नहीं कि मैं कड़वी सब्जी खा रही हूँ, ये नहीं। बाबा ने जो खाया, प्रकृति जीत थे, इंद्रिय जीत थे, पूरी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल था उनका। कोई स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं, बस शरीर चलाने के लिए खा रहे हैं। दादी जी की एक विशेषता और सुनाएंगे हम कि दादी का आज्ञाकारी का पाठ कितना होता था कि जब हमारे पास मेहमान आते थे या कोई दीदी आती थी तो बहुत वैरायटी भोजन बनता था। तो दादी जी को सभी कहते थे दादी जी हम सब खाते, आप भी ये लीजिए, थोड़ा तो लीजिए। दादी जी इतना कंट्रोल था कि किसी भी चीज़ को टच नहीं करते थे। कोई भी चीज़ को ऑफर करते थे तो कहते थे नहीं, बाबा ने कहा है 1 रोटी खाओ और मुझे याद करो। तो दादी ने यज्ञ में जब बेगरी पाठा था तो सभी से लिखा जाता था कि आप कितनी रोटी खाएंगे। अच्छा। तो उस समय दादी जी ने 1 रोटी लिख के दिया था। तो दादी जी को मैंने शुरू से लेकर एंड तक केवल 1 रोटी खाते हुए देखा। कभी दादी दूसरी रोटी को हम ऑफर करते थे तो कहते थे नहीं, मैंने 1 ही रोटी लिख के दिया। मैं कहती थी दादी जी ये छोटी रोटी बनाती हूँ, ये तो खाते का ठंडी हो जाएगी, दूसरी रोटी गरम गरम बनाऊंगी, तो जितनी भी बड़ी बनाओ चाहे छोटी बनाओ, मैं तो 1 ही रोटी खाऊंगी, दोबारा नहीं लूंगी, क्योंकि बाबा को मैंने लिख करके दिया था। तो दादी थी कभी भी किसी चीज को जो बाबा को लिख के दिया, बाबा से जो वायदा किया, वो कभी भी दादी मनमत मिक्स नहीं करते थे श्रीमत में। और एक बार दादी की तबीयत में थोड़ी सी गड़बड़ होने लगी थी, दादी का पेट थोड़ा सा फुला सा लगता था। तो मैं डॉक्टर को एक बार कहा कि भाई साहब आप देखिए दादी जी का पेट क्यों ऐसे फुला हुआ सा लग रहा है। उस समय हमें ये नहीं पता था कि दादी जी के पेट में हर्निया है, 2 हर्निया था। अच्छा। लेकिन उस समय कुछ पता नहीं चला था हमें। तो डॉक्टर साहब आए और दादी जी को मुस्कुरा कर कहा दादी जी तो बाबा की याद में रहती है, बहुत सारा खजाना है ना दादी जी के पास में, इसीलिए पेट फूला हुआ है, ऐसे हंसाते रहे। तो कहा दादी जी, तो मैंने कहा दादी जी भोजन तो बहुत हल्का लेते हैं।
का आप याद कीजिए और कोई चीज़ खाते हो। तो मैंने जनरली कहा शायद तो पापड़ खाते हैं उड़द की दाल का, तो हो सकता है। तो हाँ, दादी उड़द की दाल का पापड़ खाने से भी गैस बनती है। तो दादी जी की बैठक भी है, ऑफिस वर्क ज़्यादा करते हैं, चलना फिरना तो करते हैं। दादी की सुबह शाम की मॉर्निंग फिक्स होती थी, कभी भी टाइम मिस हो सकता है, लेकिन दादी की वॉकिंग मिस नहीं हो सकती, और वो भी टाइम पर, सुबह और शाम दोनों समय पर। तो ऐसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, दादी जी का पापड़ जो है वो बंद कर थोड़ा दीजिए। कम कर दीजिए, क्योंकि आपने सुना होगा सिंधियों में पापड़ बहुत पसंद, और भोजन के बाद तो सीधा पापड़ लेना ही लेना है। तो तीनों टाइम पर, नाश्ते के बाद, दोपहर भोजन के बाद, रात्रि भोजन के बाद में एक पापड़ खाना है, सभी दादियों के नियम थे। तो दादी जी को जैसे कहा कि दादी जी का पापड़ कम कर दीजिए, तो मैं दादी जी की तरफ देखने लगी और मुस्कुराने लगी। दादी जी का तो सबसे प्रिय पापड़ है, और वह कैसे बंद कर सकते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे। तो दादी कहती थोड़ा थोड़ा कम क्यों करना, हम बंद कर सकते हैं ना, नहीं खाएंगे आज के बाद। तो हमने कहा दादी आपको तो पापड़ बहुत पसंद है, सो क्या, डॉक्टर कहता है ना कि इससे गैस बनती है, तो इसको कल से कभी नहीं खाएंगे। तो मैंने देखा दादी ने जब उसी दिन से पापड़ बंद किया, तो लास्ट दिन तक भी दादी ने टच नहीं किया पापड़। मतलब विल पावर उनकी इतनी स्ट्रांग थी, इतना एक बार ठान लिया तो बस ठान लिया, वही करना है। और जो बाबा ने कहा, और जो अपने से कोई, मान लीजिए डॉक्टर साहब तो दादी से बड़े नहीं थे, तो दादी ने कहा उनकी आज्ञा है ना कि पापड़ न खाए तो अच्छा। हाँ, क्योंकि वो चीज़ नुकसान कर रही है, इसलिए ना खाए तो अच्छा, खाए तो अच्छा। मतलब इतना कंट्रोल आज हमें भी नहीं होता। हाँ। हम कोई चीज़ को अगर हम छोड़ना भी चाहे तो भी दिल होती, थोड़ा तो खा सकते हैं ना। तो इसीलिए तो कंप्लीट प्रकृति जीत और संपूर्ण बन की दादी अव्यक्त हुई हैं। हाँ जी। तो आज की जितनी भी चर्चा रही उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति।